नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास। और इसमें हमने गुप्त साम्राज्य तक कंप्लीट कर लिया हुआ था और प्लेलिस्ट एक बना दिया गया है जिसमें एक लाइन से सारा दिया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही वहाँ पर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है। कोई क्वेरी हो ज़रूर विजिट कीजिएगा। अभी जो हम पढ़ेंगे वो वाकाटक साम्राज्य और पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, क्योंकि ये छोटा एक्सरसाइज है तो दोनों को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुष्यभूति वंश से कई बार प्रश्न आता है। साथ ही चैनल पे नए सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर लीजिएगा। अभी पढ़ते हैं वाकाटक राज्यवंश। वाकाटक राज्यवंशों की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार, जो कि विदर्भ में है, का स्थानीय शासक था। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम, जो कि 275 से लेकर 335 तक रहा, इसका शासन हुआ। वाकाटक वंश का वो अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। कौन था? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। प्रधान शाखा तथा वासीय जो वरसगुल्म शाखा था, वो दोनों शाखाओं के समांतर रूप से शासन किया गया। प्रधान शाखा का प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम था। प्रभावती गुप्त का संरक्षण काल यानी 390 से लेकर 410, प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440 ईस्वी तक, नरेंद्र सेन 410 से लेकर 460, पृथ्वीसेन द्वितीय 460 से लेकर 480 तक। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो गुप्त का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके दरबार में चीनी यात्री आया था, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। उनका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शको राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय के बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूँकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त वंश का स्वर्ण काल था। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णिम काल था, मतलब गुप्त जो साम्राज्य था उसके साथ अच्छा खासा संबंध था, इसलिए उसका स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्क पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से ही उस गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों के प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उस राज्य का वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में वो चला गया था। अब वसीम शाखा में वाकाटक के बारे में कुछ दिया गया है। वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने किया था। उसने वत्स्यगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्स्यगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वसीम की जगह स्थित है। वसीम शाखा का प्रमुख राजा रहा सर्वसेन, विंध्य शक्ति द्वितीय, प्रवरसेन तृतीय, माफ कीजिएगा, प्रवरसेन द्वितीय और हरिसेन। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था, हरिसेन, जो कि 510 तक रहा। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृति में वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में ही हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय के राजसभा में निवास किया था। वहाँ उन्होंने अपने सेतुबंध का संशोधन किया और वैदर्भी शैली में अपने काव्य मेघदूत लिखा था, मतलब मेघदूत इन्होंने यहीं पे लिखा था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव और विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। अजंता का जो 16वां और 17वां गुफा है और 19वां गुफा, इसका निर्माण वाकाटक के शासकों के काल में ही हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजंता का गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आगे है, और शायद मैं इसको मध्य प्रदेश बोल दिया था। अजंता का जो गुफा है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। आगे यहाँ पे जो 23वां एक्सरसाइज है पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश।
गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ था उनमें मैत्रक, मौखिड़ी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौर प्रमुख था। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति ही था। उसने राजधानी थानेश्वर, यह हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत जो थानेसर स्थान है वहाँ पे है थानेश्वर। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराज धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के 2 पुत्र हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। ग्रहवर्मा के साथ मालवा का शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। जो उस टाइम मालवा का शासक था देवगुप्त, उसने राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। नोट में दिया गया कि शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था, जिसने बोधि वृक्ष जो बोधगया में है उसे कटवा दिया था। ये प्रश्न कई बार आता है। जो शशांक था इसी ने बोधि वृक्ष जो बोधगया में है वो पेड़ कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और वहां अपनी राजधानी बनाई। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष जो था वो पराजित हो गया। चीनी यात्री ह्वेनसेन हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के टाइम में ही भारत आया हुआ था। ह्वेनसेंग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया हुआ था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजा तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक को बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था। बुद्ध का दंत जो था वो कश्मीर में था, तो हर्ष ने वहाँ से प्राप्त किया। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। हर्ष में प्रारंभ में कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसेंग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया और पूर्ण बौद्ध बन गए। तो हर्ष जो थे वो लास्ट में बौद्ध बन गए, पर स्टार्टिंग में वो शिव और सूर्य के उपासक थे। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार जो महायान था बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुए थे। ह्वेनसांग जो था वो 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, जिसने हर्ष एवं कदम्बरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु जो थे वो भरचू। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष को पुरस्कार लेकर उसके मन से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। फिर से रिपीट करते हैं इसको। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर ये तीनों नाटक लिखा था और नाम जो है वो हर्ष का जाता है, लेकिन वो लिखा था धावक नामक कवि के द्वारा। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज एवं महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति को शासक राज्य, स्थानीय, उपरिक एवं राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में होता था। जिलों की संज्ञा थी विषय, जिसका जो प्रधान था वो विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक, यानी जिसको तहसील कहते थे, उस टाइम पाठक कहा जाता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपटलित कहलाता था। यहाँ पे दिया गया भंडी जो प्रधान सचिव होता था, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल ये अश्व सेना का प्रधान होता था और स्कंदगुप्त ये गज सेना का प्रमुख होता था। स्कंदगुप्त
पुलिस कर्मियों को चाट और भाट कहा जाता था। दंड पाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के यात्रियों को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित ने सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख किया है हर्षचरित्र में। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित ने प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल शब्द आया था उसी टाइम में। अब इसके आगे जो है वो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश दिया गया है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहने वाला है। इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन अगर मेरे पे अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना है, और साथ ही सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।